नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश हटेगा बैन मिलेगा चैन, जहां आज हम बात करेंगे बैन हुए एग्री वायदा की। इस बैन से क्या बदला और अगर वायदा की अगर वापस से री एंट्री होती है तो क्या फिर उस तरह की दिक्कतें नहीं होंगी जिस वजह से वायदा को बैन कर दिया गया था। क्या उस तरह की दिक्कतें नहीं होने वाली है? क्या सही वक्त है इन एग्री वायदा को वापस से शुरू किया जाए? शुरू नहीं होने से लेकिन क्या फायदा या नुकसान हो रहा है, और अगर शुरू हुआ तो क्या फायदा हो जाएगा और क्या नुकसान होगा? तमाम पहलुओं को टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ है कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा, ऑरिगो ई मंडी से तरुण सरसंगी जी, और किसानों की हक की बात करने वाले अनिल घनवट साहब भी हमारे साथ है। साथ ही सोपा के ईडी हमारे साथ आगे इस शो में जुड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज हम बात करेंगे अनिल घनवट साहब से। सर अनिल जी, क्या लग रहा है, आप किसानों की नुमाइंदगी करते हैं और किसानों के बीच भी रहते हैं, उनकी दिक्कतों को समझते हैं और एक बड़े एपीओ को भी आप रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं, तो क्या जब एग्री वायदा बैन से पहले चाहे वो चना हो, मस्टर्ड हो या सोयाबीन हो, क्या उनमें एपीओज की और किसानों की भागीदारी थी उन वायदा में, और उनका क्या फायदा हो रहा था, और अब जब वायदा नहीं है तो क्या नुकसान हो रहा है किसानों को? बिल्कुल जरूरत है। एफपीओज ने अच्छी तरह से इसमें काम करना शुरू कर दिया था, और इतना ही नहीं तो किसान भी अभी इस पर नजर रखे हुए थे कि वायदे में क्या पोजीशन होगी, माल रखूं या बेचूं। किसान लोग भी अभी इसका स्टडी करके इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन एक साल का बैन लगाने के बाद पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। एफपीओ तो बर्बाद हो गए, और किसानों को भी जो प्राइस डिस्कवरी का मैकेनिज्म है वो खत्म हो गया। मुझे कई किसानों के फोन आते, भाई सोयाबीन का क्या होगा, बेचूं या रखूं। कई लोगों ने होल्ड करके रखा था सोयाबीन, कि उन्हें आशंका थी कि दाम बढ़ेंगे। अगर कमोडिटी मार्केट में डिक्लाइन दिखाई देता तो वो बेच देते थे जब 7,000 रुपया था, लेकिन आज 5,000 रुपया सोयाबीन हो गया और अब उनको बेचना पड़ रहा है। तो ये जो सिचुएशन है ये किसानों के लिए बहुत खतरनाक है। और एफपीओस को भी, जिन्होंने पैसा लगाया है इसमें, उन्हें लगता था कि 1,000 1,500 रुपया ज्यादा मिलेंगे, लेकिन अभी उनको घाटे में बेचना पड़ रहा है, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी का ये जो मैकेनिज्म था वो अभी खत्म हो चुका है। धन्यवाद साहब, ये बात सही है, उनको दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको क्या लगता है जिस वजह से एक्सचेंज में ये बैन किया गया था? कई वजह थी। एक तो मार्केट में डेप्थ नहीं था, सरकार को लगता है कि इस वजह से महंगाई बढ़ रही थी और इस पर काबू करने के लिए ये ज़रूरी था, और बेवजह सट्टेबाजी भी होती है क्योंकि जो रियल यूजर्स है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर री एंट्री होती है वापस से इन वायदा में, अगर ट्रेड शुरू होता है, तो क्या गारंटी है कि उस तरह की दिक्कतें अब नहीं हो? घनवट साहब, आपसे सवाल है। इसमें ट्रांसपेरेंसी होने की जरूरत है, और जो स्पेकुलेटर्स है इसमें उन लोगों को कंट्रोल करने का कुछ अगर सिस्टम बन जाता है तो उसमें ज्यादा भरोसा पैदा होगा। आज इसमें ये लोग कहते हैं कि इसमें ये तो सट्टाबाजी है, इसमें कुछ ट्रेड होता ही नहीं। ये जो इमेज बना है कमोडिटी मार्केट का ये बदलने की जरूरत है, और इसके लिए जो भी रेगुलेटर्स है उन्होंने इसमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये होना चाहिए, इसमें सुधार होने चाहिए, क्योंकि ये हम मेरे जैसे किसानों के लिए, मेरे पास अगर 100 क्विंटल चना है या सोयाबीन है, तो मैं उसको रखूं या बेचूं, ये मैं आज नहीं तय कर सकता। आज जो भी ये दाम है वो उसमें एक तो बेचना पड़ रहा है, नहीं तो आगे चल के दाम गिर गए तो भी मुझे वो घाटा सहना पड़ता है। तो ये इसमें हाजिर बाजार और कमोडिटी मार्केट में जो अंतर होता है वो तभी होता है जब स्पेकुलेटर्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। उनको अगर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए तो हो सकता है। 100% कंट्रोल तो मुझे नहीं लगता मुमकिन है, लेकिन कुछ तो सिस्टम होनी चाहिए जिससे ज्यादा एश्योरेंस हो, लोगों को इस पे भरोसा आ जाए। ये होना जरूरी है। हमारे साथ ऑरिगो ई मंडी से तरुण जी भी है। तरुण जी, आपको क्या लग रहा है? आपको भी लंबा अनुभव है, अब ब्रोकरेज हाउस के साथ भी थे और एग्री वायदा को क्लोजली आप काफी लंबे समय से ट्रैक भी कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या
वाकई एग्री वायदा की ज़रूरत है देश में? अगर चलाना है तो किस तरह से चलाना चाहिए? क्योंकि अगर अगर इस तरह से आपको तुरंत बंद करना है, कभी भी बैन, रातों रात बैन के फैसले आ जाते हैं, क्या इस तरह से मार्केट का सेंटिमेंट भी खराब आता है, नए इन्वेस्टर्स इसके साथ नहीं आ पाते हैं? और सबसे बड़ी दिक्कत मार्केट में डेप्थ की है। मार्केट डेप्थ नहीं है तो बाजार को कोई भी ऑपरेट कर लेता है। तो किस तरह के सुझाव आप दे रहे हैं ताकि वायदा एक मजबूती के साथ आए और लंबे समय तक टिके रहे और इस तरह के बैन की दिक्कतें नहीं हो? क्योंकि हमने देखा है कि 2005 से अब तक 17 बार बैन की नौबत आई है और जो पिछले साल जो बैन हुए थे 7 एग्री वायदा, वो अब तक शुरू भी नहीं हुए हैं। तो आपकी सलाह क्या होगी? हाय, गुड मॉर्निंग विश मोहन जी। आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम एक बात कहना चाहेंगे, अगर कमोडिटीज का डेरिवेटिव में ट्रेडिंग नहीं होता तो भी हमने प्राइस में काफी वोपिंग मूव आते हुए देखे हैं। चाहे हम बात करें व्हीट की, राइस की, रिकॉर्ड हाई पे प्राइस गए क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई के मिसमैच की वजह से हुए। अगर मैं सोयाबीन की भी बात करता हूँ, जब बैन किया गया था लास्ट ईयर दिसंबर 18 या 19 तारीख को, प्राइस 6200 थे, हमने वहां से 8000 जाते हुए देखे मार्च अप्रैल में। 8000 से आज 5200 5300 का भाव है सोयाबीन का। तो ये कहना कि डेरिवेटिव एक्सचेंज की वजह से या डेरिवेटिव फ्यूचर्स मार्केट की वजह से प्राइस में वॉलेटिलिटी आती है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी हमने उन कमोडिटीज में भी देखा है जो ट्रेड नहीं होता है। साइमल्टेनियसली हमने ग्लोबली देखा है, एक्सचेंज का काम है प्राइस डिस्कवरी का और हेजिंग टूल प्रोवाइड करने का। और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि काफी ग्लोबल लेवल पर एक्सचेंजेस के जो प्राइस होते हैं उससे स्पॉट मार्केट ड्राइव होता है। जैसे कि मेरे कलीग ने कहा, आज की डेट में किसान बहुत एक्टिव है, उनको मॉनसून का नॉलेज है, उनको क्या क्रॉप प्लांट करनी है उसका नॉलेज है, उनको हेजिंग का नॉलेज है। आज से 10 साल पहले की मैं बात करता हूं तो अराइवल बस 2 से 3 महीने आया करते थे। आज की डेट में होल ईयर अराइवल्स आते हैं, क्योंकि किसान को भी पता है कि इस बार प्राइस कैसे रहेंगे। अगर फ्यूचर में ट्रेड हुआ होता सोयाबीन का तो हमारा भी ऐसा मानना है 7000, 6500, 6800 कहीं ना कहीं पोजीशन को ना खाली किसान, इवन जो प्रोसेसर्स है, मिलर्स है, वो भी हेज कर सकते थे। आई थिंक जो बैन करने का जो स्टेप है, आई थिंक उसको रिकंसीडर करना चाहिए, क्योंकि कमोडिटी फ्यूचर एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जिसके अंदर हमने 2003 से 11 के बीच में काफी अच्छी वैल्यू एडिशन होते हुए देखा था, ग्रोथ आते हुए देखी थी। 2012 से लेकर अब तक डी ग्रोथ का माहौल है, नंबर ऑफ कमोडिटीज कम हुई है, वॉल्यूम्स कम हुआ है, कॉन्फिडेंस कम हुआ है। अभी रीलॉन्च कर देंगे तो क्या कॉन्फिडेंस वापस आएगा? कहीं ना कहीं इतना बड़ा इकोसिस्टम है, इसके तरफ भी आई थिंक सोचना चाहिए। एंड सेकेंडली देखिए, वॉलेटिलिटी जब मार्केट में होती है तो एक्सचेंज भी प्रोएक्टिवली मार्जिन्स कई कॉल देते हैं। सो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर हम ये कहें कि स्पेकुलेटर्स की वजह से प्राइस बढ़ते हैं तो कहना मुश्किल होगा। सेंटीमेंट होता है, पेसिमिज्म, ऑप्टिमिज्म होते हैं मार्केट के अंदर जो प्राइस को ड्राइव करते हैं। एंड डिमांड सप्लाई डिसरप्शन होगा तो प्राइस के अंदर मूवमेंट आएगा ही आएगा। तो हमारा ऐसा ख्याल है कि इस इकोसिस्टम को बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। इससे ना खाली किसानों को फायदा होगा, इससे पूरे इकोसिस्टम को फायदा होगा, पूरा सप्लाई चेन, एग्री चेन को बेनिफिट होगा। हमारे साथ सोपा के ईडी भी है, सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डीएन पाठक साहब है। पाठक सर, आप लोगों के एसोसिएशन की तरफ से बैन की वकालत की गई थी। हालांकि कई सारे एफपीओज, हमारे साथ अनिल घनवट साहब भी हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि उनकी एफपीओज की भागीदारी थी। वो लोग फ्यूचर्स के जरिए उनके लिए प्राइस इंडिकेटिव रेफरेंस प्राइस के तौर पर वायदा बाजार को देख रहे थे और काफ़ी हद तक छोटे छोटे लॉट में उनकी भागीदारी भी थी, ट्रेड भी कर रहे थे एफपीओज के जरिए कई सारे किसान। ऐसे में आप क्या लग रहा है, वो भी कि सोयाबीन बेल्ट से आते हैं और वो उनकी तो डिमांड ये है, क्या अभी भी डिमांड के साथ बरकरार है आप सोपा की तरफ से कि वायदा की री एंट्री नहीं होनी चाहिए, या री एंट्री हो लेकिन इस तरीके से हो कि वो उस तरह की सट्टेबाजी नहीं हो? क्योंकि कई बार होता है कि जिनका हाजिर में कारोबार नहीं भी है, जो उनका कोई एक्सपोजर नहीं है, वो भी सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से आ जाते हैं, तो वो वजह होती है। और दूसरी वजह तो ये है कि मार्केट में डेप्थ नहीं है तो बाजार को कोई भी चला ले जाता है, कम वॉल्यूम के साथ किसी भी तरफ की मूव आ जाती है। आप क्या कहेंगे पाठक सर? आपने सही बोला कि बाजार में डेप्थ बिल्कुल है नहीं। 1%, 1.5% हमारा ओपन इंटरेस्ट होता है टोटल क्रॉप का। 2.5-3% हमारी ग्लोबल क्रॉप सोयाबीन की है, ग्लोबल में हमारा शेयर है। ऐसे में ये जो किसानों के कंधे पे बंदूक चला रहे हैं बहुत सारे लोग, ये बिल्कुल गलत है। पिछले साल जब वायदा बाजार बढ़ा था, जब लोगों ने फायदा उठाया, तो किसने उठाया? आपको मालूम है किसने फायदा उठाया? कोई भी किसान ऐसा नहीं था जिसने 4,500 से ऊपर माल बेचा हो, 5,000 से ऊपर। और जितना 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, ये सब फायदा ट्रेडर्स ने
और स्पेकुलेटर्स ने उठाया, और स्पेकुलेशन आपको पता कैसे चलती है। आज मध्य प्रदेश में तेज बारिश हो रही है, सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान, कल प्राइस 500 रुपए ऊपर। ये जो वायदा बाजार को लोग चला रहे थे, मैं सिर्फ सोयाबीन की बात कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से वायदा बाजार जरूरी है, प्राइस डिस्कवरी रिस्क मैनेजमेंट भी जरूरी है, लेकिन सोयाबीन में जरूरी नहीं है, क्योंकि इतने सारे फैक्टर हैं, किसान को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, किसान के नाम का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो ये वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा थी, हमको प्राइस का फर्क नहीं पड़ता, प्राइस चाहे 7,000 हो, 8,000 हो, 9,000 हो, हमें तो सोयाबीन खरीद के डीओसी और ऑयल बेचना है। लेकिन आज प्राइस 6,000 है, कल 6,600 है, परसों फिर 6,000 है। ऐसे में कोई प्रोसेसर काम नहीं कर सकता, और ये प्राइस की जो रिगिंग है ये डेफिनेटली सोयाबीन में होती रही है। आप आज सोयाबीन का फ्यूचर चालू कर दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ प्राइस फिर बढ़ जाएगी। अगर लोग ये कह रहे हैं किसान को प्राइस अच्छी मिलनी चाहिए, हम भी वही बोल रहे हैं कि किसान को प्राइस अच्छी मिलनी चाहिए, लेकिन किसान और इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इस साल बात करें जो कि सोयाबीन का वायदा बंद है, किसान को 100% से लेके 50-40% तक ऊपर भाव एमएसपी से मिल रहा है। या तो सरकार ये तय कर दे, या हमारे जो किसान भाई हैं, दोस्त हैं, एफपीओ वाले, ये बता दें कि हमको साहब 8,000 रुपए चाहिए, देन देयर इज नो इशू, फिर आप वायदा बाजार चालू करिए, कुछ भी चालू करिए। लेकिन सही प्राइस है क्या, इस पे कोई करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सही प्राइस कोई है ही नहीं। सही प्राइस वो है जो डिमांड सप्लाई से आती है। अभी देखिए बारिश हो गई है, क्रॉप आने वाली है, प्राइसेस अपने आप 8,000 से 7,500, 7,000, 6,500, 6,000, 5,500 पे प्राइस 55, 56, 54 पे आ गई है, ऑलरेडी आ गई है, अभी थोड़ी और गिरेंगी क्योंकि नई क्रॉप आने वाली है। अब ऐसे में कोई ये उम्मीद करे कि प्राइस तो 8,000 चाहिए मुझे और वायदा बाजार चालू कर दें, तो इसका मतलब खुद ही इस बात को बोल रहे हैं कि वायदा बाजार से प्राइस बढ़ती है या प्राइस घटती है। तो वायदा बाजार का कोई सोयाबीन में बिल्कुल भी औचित्य नहीं आज की तारीख में। ओके पाठक साहब, आपकी कई सारी बातें बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा भी है कि जब अराइवल का टाइम आता है तो कई सारे संस्थाओं या जो भी यहाँ रिसर्च रिपोर्ट आती है कि इस बार उत्पादन बहुत ज़्यादा रहने वाला है और दाम अराइवल टाइम पे काफ़ी, हार्वेस्टिंग के टाइम में काफ़ी कम हो जाते हैं, और फिर उसका नुकसान किसानों को होता है, उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। लेकिन दूसरी दलील ये है कि ऐसे में अगर उन्हें अवेयर किया जाए तो वो पुट के जरिए या फिर शॉर्ट पोजीशन के जरिए यहाँ पर कमाई कर सकते हैं गिरावट में, और अपनी होल्डिंग कैपेसिटी अगर है उनके तो आगे चल के उनके स्टॉक में भी कमाई होगी। अब हमारे साथ सीपीआई के प्रेसिडेंट साहब भी है, नरेंद्र वाधवा साहब। सर, मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत है वॉल्यूम की, ओपन इंटरेस्ट नहीं होता। जैसा पाठक साहब कह भी रहे थे कि बाजार का जो भाव है, वायदा बाजार का भाव, वो सही रिफ्लेक्ट हाजिर को नहीं करता है, क्योंकि कम वॉल्यूम है तो बाजार को कोई भी मूव करा लेता है। कुछ एक चंद ट्रेडर्स भी आके चला ले रहे हैं, जैसा ग्वार के मामले में भी ऐसा कई एक्सपर्ट्स आके कह चुके हैं कि हाजिर के हिसाब से भाव नहीं चल रहा है और लगातार तेजी दिख रही है। आप क्या कहेंगे, आपको क्या लग रहा है, जब अगर वायदा बाजार की अगर री एंट्री हो, जो भी बैन हो चुके हैं, किस तरह से री एंट्री होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? धन्यवाद विश्व मोहन जी। मैं पाठक जी से सहमत हूं कि ओआई जो है इंडियन मार्केट्स में काफी कम है, जिसकी वजह से थोड़े भी जो ट्रेडर हैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्राइसेस को। बट बैनिंग जो हुई है वायदा बाजार से, मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। बहुत स्टडीज गवर्नमेंट ने कराई हैं, सेबी ने, रेगुलेटर ने कराई हैं कि कोई एविडेंस नहीं है कि डेरिवेटिव मार्केट जो है स्पॉट मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है। अभी 2 दिन पहले आईएम की प्रोफेसर हैं निधि अग्रवाल, उनके साथ हमने प्रोग्राम किया था, तो उनकी पूरी स्टडी जो पेपर है वो पूरा दिखाता है कि कोई एविडेंस नहीं है। ये बैन करना जो है बिल्कुल गलत है। ये ना किसान के हित में है, ना किसी एफपीओ के हित में है, ना और किसी मार्केट पार्टिसिपेंट के हित में है। जब 2003-4 के अंदर ये बाजार बने थे तो प्राइस रिस्क मैनेजमेंट जो है वो मेजर फंक्शन था इस मार्केट्स का। अगर इन्फ्लेशन में या प्राइस फ्लक्चुएशन में इनको बैन कर दिया जाएगा तो इन एक्सचेंजेस का फायदा क्या होगा? हमारे को सिर्फ ये करना है कि हमारे को एडुकेट करना है जो भी इको सिस्टम के अंदर है, एग्री इको सिस्टम के अंदर, उनको इसके फायदे बताए जाएं। मैं एक और विश्वमोहन जी बोलूंगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लेशन का इशू है और हर एक कंट्री ने इसको डिफरेंट तरीके से टैकल करना शुरू करा है। कईयों ने एक्सपोर्ट अपना बैन करा, जैसे इंडोनेशिया, सोपा के तो ये हैं यहाँ पर, या कईयों ने इंपोर्ट बैन करा। लेकिन कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसके अंदर डेरिवेटिव ट्रेड या वायदा बाजार को उन्होंने बैन करा हो। इंडिया एक यूनिक कंट्री है, यहाँ पर एकदम रिएक्टिव हमने एक्शन लिया और इनको बैन करा।
एज ए सीपीआई हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सोपा या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेटर से कंटिन्यूअस टच में हैं, उनको एडुकेट करने के हैं कि इसके बहुत फायदे हैं लॉन्ग टर्म में। इसको अगर हम बंद करते रहेंगे तो दोबारा रिवाइव करना, हमारे को पता है कितनी मेहनत करनी पड़ रही है इनको दोबारा इंट्रोड्यूस कराने में, तो इसको इंट्रोड्यूस कराने में बहुत इश्यू होंगे। इसको आप चलने दीजिए और इसका बहुत फायदा होगा। अल्टीमेटली बहुत सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया हुआ है। हम सिर्फ ये बोल के कि हम यूनिक हैं, हमारी कंट्री में डिफरेंट है, ऐसा नहीं है इसकी बिल्कुल। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, देखिए स्पेकुलेशन, कोई भी मार्केट प्लेटफॉर्म आता है उसके अंदर हमारे को सारे तरह के पार्टिसिपेंट चाहिए। लिक्विडिटी लाने के लिए आर्बिट्राजर चाहिए, स्पेकुलेटर चाहिए, रियल यूजर और हेजर चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, सिर्फ फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट ज्यादा आए, रियल हेजर और रियल यूजर जो है वो कम आए और वो डरते रहे इसको पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हम जब सारे पार्टिसिपेंट्स आएंगे, जो जितने भी कंसर्न्स हैं, जो मैं अभी सुन रहा था, सारे मेरे को पैनलिस्ट हैं, जितने भी कंसर्न्स हैं ये सारे दूर हो जाएंगे। सर वाधवा सर, आपसे ही दूसरा सवाल होगा, आपको कैसे लग रहा है, अगर पाठक साहब जैसे बोल रहे हो कि वॉल्यूम है नहीं और आप मान भी रहे इन बातों को, अगर दोबारा शुरू भी हो जाए, अगर वॉल्यूम ना आए तो फिर वायदा में कैसे सही भाव रिफ्लेक्ट करेगा? अब कई सारे कमोडिटी जो अभी ट्रेड हो रहे हैं एग्री में, उनको देख लीजिए, कॉटन केक वगैरह में क्या हो रहा है, हाजिर और वायदा के भाव में काफ़ी फर्क दिख रहा है। कई सारे ऐसे कमोडिटी है, ऐसे में पार्टिसिपेशन बढ़ाने की आप बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसे कौन से टूल्स होंगे और किस तरह से भागीदारी बढ़ेगी? देखिए पाठक साहब ने भी बोला है, अदर टूल्स हैं, मार्केट जो एक्सचेंजेस हैं उनको मार्जिनिंग सिस्टम है, जहां पर भी लगता है स्क्यूड है मार्केट और जहां भी नैरो है तो मार्जिन जो है अदर साइड पे लगाए जा सकते हैं। ये प्रोएक्टिवली एक्सचेंजेस या रेगुलेटर कर सकते हैं। बट अगेन मैं दोबारा बोलूंगा, ये टूल्स को हम यूज करेंगे, मार्केट बढ़ेगी तो सबको फायदा होगा। सिर्फ बैन करने से इसका कोई हल नहीं है। यानी चलिए पाठक साहब, आपका इस पर जवाब क्या होगा? देखिए, मैं बिल्कुल अपनी बात पे फिर से आता हूं कि सोयाबीन में बैन बिल्कुल जरूरी है। सोयाबीन में ये जो किसान की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सच नहीं है। अब मैं एक आपको बात बताता हूं, हर साल सोयाबीन का स्टॉक जो लेफ्ट ओवर होता है, चाहे क्रॉप कितनी भी रही हो, किसान के पास 1-2 लाख टन 3 लाख टन होता है या फिर बीज के लिए होता है। इस साल ये यूनिक साल है क्योंकि यहाँ फ्यूचर्स नहीं है, तो अभी किसान के पास स्टॉक है 25 लाख टन। ये स्टॉक अभी किसान के पास ना होकर ट्रेडर्स के पास होता और ये इसी से पैसे बनाते फ्यूचर ट्रेडिंग करके। और ऐसे ऐसे ट्रेडर जो हैं, मैं देखता हूँ, जब मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप देखता हूँ, यहाँ देखता हूँ कि उनको कुछ लेना देना नहीं है, बस सिर्फ ये भाव ऊपर करना है, भाव नीचे करना है। और मैं एक जवाब चाहता हूँ वाधवा साहब से, अगर मेरा सोया प्लांट है, अगर आज प्राइस मैं 6,000 में खरीद रहा हूँ तो मैं 5,000 रुपए में डीओसी बेच रहा हूँ। कल ये प्राइस बढ़ के 7,000 हो जाए, फिर घट के फिर 65 हो जाए, तो मैं प्लांट कैसे चलाऊं? वाधवा साहब तो बिजनेसमैन है, वो जानते हैं कि प्लांट चलाने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए एक तरह की स्टेबिलिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। वायदा बाजार ने सोयाबीन की मार्केट को इतना बर्बाद किया पिछले साल कि कंसिस्टेंसी तो जहां तहां गई, एक दिन में 6% ऊपर, दूसरे दिन 6% नीचे। कौन सा फंडामेंटल है, कौन सी प्राइस डिस्कवरी है ये? अगर मेरे दोस्त बता सकें कि ये किस तरह की प्राइस डिस्कवरी है, जहां एक दिन प्राइस ऊपर होती है, दूसरे दिन नीचे होती है, तीसरे दिन 10% ऊपर होती है। अभी जब से वायदा बाजार बंद हुआ है, प्राइस जो वॉलेटिलिटी है जिसको हम बोलते हैं, वो मैं टेक्निकल बातें नहीं समझता, लेकिन प्राइस 100 रुपए नीचे हुई, 50 रुपए ऊपर हुई, जो कि मार्केट का फंक्शन है। लेकिन 600 रुपए ऊपर हुई, 700 नीचे नहीं हुई, फिर 1400 रुपए ऊपर हुई, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ अभी। और प्लांट जो है वो आराम से चलते रह सके हैं। हमको सारे साल माल मिल रहा है, अभी किसान के पास माल है और वो निकल के आएगा और सही भाव पे आएगा, एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जो पोल्ट्री इंडस्ट्री इतना शोर मचा रही थी कि हमारा भाव बहुत बढ़ गया है, ये जो जितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो इनकी मीटिंगों में आते हैं, सेबी में और सीपीआई में, ये सब कौन लोग हैं, जरा इनका पता किया जाए। सोया प्रोसेसर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें करीब 300 मेंबर हैं, जिसमें 100 प्रोसेसर्स हैं। 3-4 प्रोसेसर को छोड़ के जो कि रियल हेजर्स हैं, और मुझे उनके साथ बड़ी हमदर्दी है कि उनको हेजिंग नहीं मिल पा रही है। बाकी मेरे 95% लोग बोलते हैं कि सोयाबीन में हमको फ्यूचर्स नहीं चाहिए, इसने हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद करके रख दिया है। ओके, तो ऐसे में मैं कैसे इस बात को मान लूं कि सोया फ्यूचर्स होना चाहिए? ओके, वाधवा सर, आपके पास कोई जवाब है इनका? देखिए बिल्कुल जो इन्होंने बोला, मैं कई बातों में उसमें सहमत हूँ। ऐसी बात नहीं है कि अभी जो है हमारी मार्केट के अंदर फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट ज्यादा हैं। जैसे इन्होंने कहा कि पूरी 300 हमारे इनके सोपा के अंदर मेंबर हैं, उसमें ये 3 या 4 लोग ही जो प्रोसेसर हैं वो हेज कर पाते हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है कि
देखिए इन सारी चीजों को जो आप कह रहे हैं, फ्लक्चुएशन इतनी है, उसको मिल बैठ के और सेबी से मिलकर इनमें मार्जिन ज्यादा लगा के इसको ठीक किया जा सकता है। बट अगर आप टोटली कहेंगे इसका फायदा नहीं है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। इसको आप प्रॉपरली यूज करेंगे तो आप प्रोसेसर हैं, आप जैसे लोगों के लिए ये मार्केट्स बनी है जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ दी जो फ्लो है और जो सप्लाईज हैं उसको असर्टेन करने के लिए ये मार्केट्स बनी है। इसको आप प्रॉपर यूज करेंगे तो बहुत फायदा होगा, ये मेरा मानना है। ओके, तरुण जी, आप भी लंबे समय से काम कर रहे हैं, एग्री वायदा के भी आपके काफ़ी सारे क्लाइंट्स होंगे। क्या कि आपके क्लाइंट में कोई एफपीओ या फार्मर्स कभी मिले हैं या इंडस्ट्री वाले लोग ही हैं? सी देखिए, मेरा अभी रिसेंटली मैंने एमपी में विजिट भी किया 10 डेज का, और कंसिस्टेंटली हम लोग फार्मर्स हो गए, प्रोसेसर्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इवन अभी एमपी में मैं 18 प्लांट से जाकर मिला हूँ। तो अल्टीमेटली कोई भी है ना सोयाबीन में स्टॉक करने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए, मैं यहाँ पर एक न्यूट्रल व्यू देना चाहूँगा। बैन करने के बाद में भी हमने 6000 के भाव 8000 आते हुए देखे, 8000 के भाव आज 5000 आए हैं। वॉलेटिलिटी अभी भी है। ऐसी प्राइस वॉलेटिलिटी के चलते आज की डेट में कोई भी प्रोसेसर स्टॉक करने को तैयार नहीं है। आज अगर वो बाय करेगा, 2 दिन प्राइस नीचे गिर जाएंगे, उसके मार्जिन जो कि बहुत टाइट मार्जिन पे ये इंडस्ट्री चल रही है, वो एक्चुअली पड़ेगा ही नहीं। सो अल्टीमेटली वॉलेटिलिटी हमने ऑफ उन कमोडिटीज में भी देखा है जो फ्यूचर में ट्रेड नहीं होती। वीट का केस ले लीजिए, वीट का अगर एक्सपोर्ट बैन गवर्नमेंट नहीं करती, जो कि एक उम्दा कदम है, तो आज प्राइस 3000 से ऊपर होते। हमारे वीट का प्रोडक्शन 13 से 14 मिलियन मेट्रिक टन कम था। अभी रिसेंटली सरकार ने राइस में 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है, एक्सेप्ट पारबॉइल्ड एंड बासमती राइस, और ब्रोकन राइस को बैन किया है, क्योंकि हमारे यहाँ राइस का प्रोडक्शन इस बार 13 से 14 मिलियन मेट्रिक टन कम होने वाला है। सरकार काफी प्रोएक्टिव है। अगर सप्लाई और डिमांड में मिसमैच आएगा, वॉलेटिलिटी होगी ही होगी। ये कहना कि खाली फ्यूचर्स की वजह से होती है, वो सही नहीं होगा। साइमल्टेनियसली देखिए, अगर मैं 2003 से 2012 की बात करता हूँ, बारिंग द फ्यू इंस्टेंसेस, हम सब मिस्टेक से ही लर्न करते हैं। हमने देखा है कि पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। आज रीलॉन्च कर देंगे तो कैसे ओआई आएगा जब कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा इंडस्ट्री के हेजर्स को एंड पार्टिसिपेंट्स को। तो अल्टीमेटली इस इको सिस्टम के अंदर अवेयरनेस देना पड़ेगा, जैसा वाधवा साहब ने कहा। और कहीं ना कहीं देखिए, ये क्लियर है वर्ल्ड मार्केट के अंदर कि खाली ये कह देना कि कमोडिटी फ्यूचर की वजह से ही वॉलेटिलिटी आती है, वो कहना गलत होगा। वॉलेटिलिटी आती है डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से। चलिए, प्राइस इंडिकेटिव के तौर पर, रेफरेंस के तौर पर भी वायदा बाजार का इस्तेमाल होता है और हेजिंग के तौर पर भी। हालांकि अपनी अलग अलग इंडस्ट्री की अपनी अपनी डिमांड है। अब तरुण जी, आपसे ही मेरा एक और सवाल होगा। हाजिर में भी आप काम करते हैं, हाजिर में क्या आज 4% की तेजी, कल 4% की गिरावट, इस तरह के इंसिडेंट क्या देखने को मिलते हैं? या देखिए, 3-4 दिन पहले सोयाबीन का भाव 5000 रुपए था, आज 5400 रुपए है। 400-500 रुपए का मूव हो रहा है। अगर मैं 1 महीने पहले की बात करता हूँ, 6300-6400 का प्राइस था। हमने 5100 का सितंबर फर्स्ट वीक में प्राइस आते हुए देखा है। तो देखिए, मूवमेंट तो है और ऑफ मार्केट भी मूवमेंट है। तो अल्टीमेटली देखिए, अगर मार्केट में डिमांड सप्लाई मिसमैच होगा तो प्राइस में फ्लक्चुएशन होगा ही होगा। इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने गैलोपिंग मूव देखा है। आज फार्मर के पास 2.5 मिलियन मेट्रिक टन माल क्यों है? मेरा उसमें ऐसा मानना है कि आज की डेट में फार्मर की बात करें, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, प्रोसेसर की बात करें, मिलर्स की बात करें, सबको ये लगा था कि सोयाबीन के अंदर उम्दा रिटर्न मिलेंगे। और मैंने अभी जैसे रिसेंटली का, फार्मर अभी काफी हमारे एक्टिव है। मैं फेसबुक के वेरियस ग्रुप्स में देखता हूँ किस तरीके से क्रॉप की प्रोग्रेस की रिपोर्ट, कौन सी क्रॉप लगानी है, कौन सा स्प्रे करना है। तो इतनी अवेयरनेस है फार्मर के अंदर। वही मेरा कहना था कि पहले 2 से 3 महीने पीक अराइवल सीजन में माल आता था, अभी थ्रू आउट द ईयर आता है। फार्मर्स के पास माल इस वजह से क्योंकि वो काट नहीं पाए अपनी पोजीशन को, वो निकाल नहीं पाए। उनको लगा कि प्राइस अभी यहाँ से फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। तो अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो इकोसिस्टम है, दैट इज फॉर hedgers, that is for real price discovery mechanism, and we have to encourage this ecosystem so that maximum participants of different domain can be benefited from this. ओके, तो पाठक सर, अब आपसे मेरा सवाल होगा, छोटा जवाब दीजिएगा, वक्त कम है सर। अगर वायदा अगर आता है तो किस तरह से आना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो और जो रियल यूजर हो उनकी भागीदारी हो? ये कहने के बाद कि वायदा नहीं आना चाहिए सोयाबीन में, अगर आता है तो जो विसंगतियां, जो समस्याएं पहले रही हैं
उनको हम लगातार पिछले सालों में उठाते रहे, सेबी के साथ, एनसीडीएक्स के साथ, पार्टिसिपेंट के साथ। होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली सेबी और एनसीडीएक्स और ये पार्टिसिपेंट एक इंटरेस्ट ग्रुप है जिसकी बात सुनते हैं, और दूसरा इंटरेस्ट ग्रुप है, जैसे मैं पीएससी का चेयरमैन रहा हूं, लेकिन मेरा व्यू क्योंकि अलग था तो वो किसी को पसंद नहीं आया। तो सबको मिला के, और ये जो वॉलेटिलिटी जो मैं बता रहा था कि 6% अप 6% डाउन, उस पर कंट्रोल किया जाए और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, ताकि कोई मार्केट मैनिपुलेटर इसको मैनिपुलेट नहीं कर सके। अगर आता है तो ये जरूरी है, और सोयाबीन में तो मैं करवाना नहीं चाहिए। वाधवा सर, सीपीआई की तरफ से आप किस तरह के सुझाव दे रहे हैं, क्योंकि जनवरी से अब कॉटन का भी नया कॉन्ट्रैक्ट री लॉन्च हो रहा है, उसके अलावा बाकी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप किस तरह के सुझाव दे रहे हैं ताकि जो दिक्कतें थी वही दिक्कतें दोबारा ना हो और दोबारा बैन करने की नौबत नहीं आए? देखिए, मैं एक्सचेंजेस को और सेबी को बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, मैं सीडेक कमेटी का मेंबर भी हूं, कि हमारे को इसको जो एप्रीहेंशन है डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स की और जितनी वॉलेटिलिटी है, इसको मार्जिन्स के और ओआई की जो लिमिट्स हैं उसको रेज करके पर पार्टिसिपेंट उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। पर बैनिंग कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका यूज एजुकेशन एंड एजुकेशन ही एक तरीका है जो हमारे को सबको इकट्ठा करना है और इकोसिस्टम के सारे पार्टिसिपेंट्स को बताना है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। हमारे को इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को लाना पड़ेगा, फ्यूचर पहले आएगा या इनाम आएगा या इलेक्ट्रॉनिक आएगा, तभी प्राइस डिस्कवरी ठीक तरीके से हो पाएगी, ये मेरा मानना है। बिल्कुल नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बढ़ाई जाए और हर इसके लिए यही जरूरी कि अवेयरनेस प्रोग्राम बढ़ाया जाए, एजुकेट किया जाए, किसानों से लेकर और एपीओज के जरिए उन एंड यूजर तक भी पहुंचा जाए, तभी इसका फ़ायदा होगा। और हम क्योंकि कई सारे एग्री प्रोडक्ट्स में हम सबसे बड़े कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स भी है, उसके बाद भी हम प्राइस टेकर के तौर पर मार्केट में हैं, तो जब भी बाजार अब डेरिवेटिव एग्री मार्केट का डेरिवेटिव मार्केट डेवलप हो तो एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव मार्केट के तौर पर हमारा भी बाजार डेवलप हो। इसी उम्मीद के साथ इस शो को खत्म करेंगे। शुक्रिया पाठक साहब आपका, घनवत साहब आपका, तरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और वाधवा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक